अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़िर आम की टीम इस वक्त मौजूद है CIA सेंटर कराची में। आज मंज़िर आम की टीम CIA की टीम के हमरा जा रही है बहुत बड़े मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए, जो कि भत्ताखोरी समेत बड़े बड़े मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं। और अगर बात की जाए माजी की, माजी में भत्ताखोरी उरूज पर थी। आज एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भत्ताखोरी की लहर जाग सी उठी है। मगर अगर कहा जाए हमारे इदारों की दस्तरस से दूर नहीं है ऐसे लोग, लेकिन एक अच्छी कोशिश करने जा रहे हैं CIA की टीम। और हम देखते हैं कि आज उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में CIA की टीम कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि हम लोग आज सुबह से आए हुए हैं और वो लोग जो है वो लोकेशंस को चेंज कर रहे हैं। लेकिन आज कोशिश होगी CIA की टीम की कि आज वो उन मुल्ज़िमान तक पहुंच जाए, क्योंकि ये वो मुल्ज़िमान हैं जो बड़े बड़े केसेस में नामजद भी थे और माजी में बंद भी हो चुके हैं। तो आप लोग रहिए हमारे साथ, मंज़िर आम जारी है। जी नाज़रीन, मंज़िर आम की टीम इस वक्त मौजूद है CIA सेंटर कराची में। और भत्ताखोरी की अगर बात की जाए, माजी में उरूज पर थी, फिर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि एक लहर सी दोबारा से जाग सी गई है भत्ताखोरी कराची में। मगर CIA एक्टिव हो गई है और CIA ने ये बेड़ा उठाया कि दोबारा से इसको ख़त्म किया गया कराची के अंदर से। आज कुछ ऐसे मुल्ज़िमान हैं, CIA अपनी कार्रवाई करने के लिए जा रही है भत्ताखोरी के हवाले से, और हम उनके हमरा जा रहे हैं मंज़िर आम दिखाने के लिए आपको मंज़िर आम प्रोग्राम में। आइए, मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ DSP ऑपरेशंस SIU CIA कराची मोहम्मद वासिफ कुरैशी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वासिफ साहब, एक लहर कराची में माजी में अगर बात की जाए, भत्ताखोरी उरूज पर थी, फिर वो सस्टेन हो गई, कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोबारा से शायद इस लहर ने, वो कहते हैं ना, करवट ली है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी थोड़ा बहुत ये जराइम ख़त्म तो नहीं होते, चलते रहते हैं। ये कभी की लहर तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अभी बिल्कुल कम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शहर में हमारे, लेकिन इक्का दुक्का ये जो हमें आज हम जब जा रहे हैं जी हमें यही इन्फॉर्मेशन है कि पहले भी ये भत्ते में ये लोग बंद हो चुके हैं और ये काम यही था कि पेशा यही था गई है। तो अभी भी इनके खिलाफ 2-4 FIR कटी हुई है। देखें, अल्लाह का करम करे, हमें कामयाबी दे मालिक इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें क्या समझते हैं, कितने जो बंदे हैं वो जिनकी तलाश है आप लोगों को? हमें 3 बंदों की तलाश है इसमें। अच्छा। जो हमें भाई, क्योंकि इन्होंने 2-3 लोगों से इन्होंने पैसे मांगे हैं और उसमें एक वीडियो भी हमारे पास आई है जिसमें इन्होंने फायरिंग भी की है घर के ऊपर, और अच्छा। पिस्टलें 2 पिस्टलें शो करी है इन्होंने। लोग बहुत डरे से हमें इनसे, लेकिन अल्लाह का करम है, हमें एक क्लू मिल गया है। चलते हैं इंशाल्लाह, अब करम हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ पर हम एक्सटॉर्शन केसेस की बात कर रहे हैं, माजी में तो एक बड़ा ग्राफ ऊपर आ गया था, तो आप क्या समझते हैं ये जो लोग हैं जो भत्ताखोरी करते हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से होता है? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, जब जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस ज़माने में तो खैर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे रीचेबल नहीं थी हमारे लिए, मतलब बहुत सी चीज़ें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसमें, हमने टेक्निकल तौर पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम इनका कला कम करना जानते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ हमें पता चली थी कि ये मुख्तलिफ माजी में केसेस में ये बंद हुए हैं और कुछ मर्डर के केसेस हैं, भत्ताखोरी है और मज़ीद तो इंकशाफत बाद में होंगे, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदे पहले मर्डर में बंद हुए हैं, इन्होंने भत्ते में ही बंद हुए हैं, साइबर क्राइम में ही बंद हुए हैं और बहुत टेक्निकली काम करते हैं ये। मतलब ये इनको ढूंढने का आसान काम नहीं था, हमने बड़ी मेहनत करी है इसमें और ये टेक्निकली बुनियाद पर हमने इनको ट्रेस करने के लगे हैं और इंशाअल्लाह चलते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब कर देगा। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों को भी वो फ़ोन कॉल आती होगी कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं, अपनी ट्रांजैक्शन कर दें, अकाउंट नंबर दे दें। उनमें से कुछ जो आज मुल्ज़िमान पकड़ने जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे भी शवाहिद हैं कि ये उसमें भी इन्वॉल्व है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे तो याद है कुछ माजी में हमारे भी कुछ जानने वाले उनके वजह से कॉल्स आती थी, कहते थे कि अपना अकाउंट नंबर दे दें और मैं फला बैंक से बात कर रहा हूँ। फिर वो होता क्या था, ट्रांजैक्शन जो है ना वो अपने अकाउंट में उनके पास ऐसा इनकी जो ज़ाहिर बॉन्डिंग होती है, ये जो कड़ा जो भी है ये विदाउट उसके ये लोग करते नहीं हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो जो क्रेडिट अमाउंट उनके अकाउंट में हो जाता था। तो मजीद थोड़ा सा बताइए, ऑनलाइन के भी कोई मुलविस है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये साइबर क्राइम के बिल्कुल एक्सपर्ट है ये, जो हमारी मालूमात है। पहले भी FIA में बंद किया है इनको और ये इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे हैं और मेच्योर लोग हैं ये, कोई बच्चे नहीं हैं ये। अच्छा। ये मेच्योर लोग हैं, तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस जराइम पेशा है, 7-7 8 साल जेल काटी हुई है, सब पता है इनको। अच्छा, इनकी कोई सियासी जमातों से भी इनका कोई ताल्लुक होता है? अभी तक तो मैं कोई नजर नहीं आया, अभी जब ये सिर्फ एक जराइम पेशा है, सही इनको पकड़ेंगे। क्योंकि माजी में जब इस तरह के एक्सटॉर्शन केसेस आप लोग करते थे, कहीं ना कहीं इनका टांगा फिक्स होता था।
उसको भी ये मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ एक पैदागिरी लोगों का ग्रुप है जो मुख्तलिफ नामों से काम करते हैं। ये इनका मकसद से पैसे कमाना है बस। तो जो निशानदेही आज आपकी वो कंफर्म निशानदेही है आपकी? इंशाल्लाह अल्लाह पाक का मेहर। अच्छा, कराची की आवाम को थोड़ा सा ये बताएं, मैं चाह रहा हूँ आपसे, मैं ज़रा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जो कारोबारी हजरात है, माजी में एक वक्त था पर्ची आ गई घर पे, तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले जाएंगे, वही बताखोरी कि इतने पैसे दे दो, या जो कारोबारी हजरात दुकान पर या जो सदर में काम कर रहे हैं, मैं बड़े बड़े सुनियारों की बात कर रहा हूँ और दीगर कारोबारी हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, माजी में बहुत परेशान थे और फिर उन लोगों ने तो लाहौर चले गए थे, वो लोग शहर छोड़ के, कुछ लोग मुल्क छोड़कर चले गए थे। तो अगर अभी की बात की जाए, क्योंकि आप जिस कुर्सी मनसब पे फाइज है, आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी कारोबारी हजरात को भी पर्चियाँ आती हैं? नहीं, अभी ऐसा देखिए, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना, उस ज़माने में लोगों को अपनी शनाख्त छुपाने का बड़ा मौका मिलता था। हमारी पुलिस, हम उस वक्त इस लेवल पे नहीं थे कि हम टेक्निकली हम लोगों को ढूंढ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी पुलिस अब इस काबिल है कि हम लोगों को कुछ छुप सकता नहीं है हमसे। मतलब चाहे वो अगर समझता है कि वो स्काइप पे कॉल कर लेगा या वो मैसेंजर पे कॉल करके कर लेगा, हम ढूंढ लेते हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो ये इसमें लोग पहले पर्ची भेज देते थे, सामने आते नहीं थे, लोग डर जाते थे, पैसे दे देते थे, गुमनाम आदमी को पैसे दे दिए उन्होंने। तो इस तरह एक लहर चल रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तो मोबाइल की भी अपनी अंगूठा लगता है इनका, सिम भी अभी ऐसे बायोमेट्रिक होती है। मतलब अब ऐसा नहीं है, अब हम ढूंढ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तमाम इतनी गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं वसाइल कि हम हमसे बच सकते नहीं है। अच्छा, माजी की बात अगर कीजिए और अगर अभी करंटली अगर बात की जाए, CIA में टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात कीजिए, कितनी एनहांसमेंट आई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता तो हूँ कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इस मामले में, हमसे कुछ नहीं सकता। क्योंकि अब तो वैसे भी आप लोग अंगूठा लगाए, पूरा पता चल जाता है कि कितनी FIRs में पूरा CRO सामने आ जाता है। तो CRO हर चीज़ पूरा फैमिली ट्री सब आ जाती है और बंदा भाग नहीं सकता उसे, भागेगा तो हम ढूंढ लेते हैं उसको। सही। अच्छा DSP साहब, मज़ा तो तब है कि इनको पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन फिर बासानी इनके वकील बहुत तकड़े होते हैं ऐसे लोगों की। तो ये कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए ना, ऐसा कानून तो है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, इस बारे में क्या कहें? नहीं, कानून बिल्कुल है। ये ATC एंटी टेररिज्म कोड का जुडिक्शन है और उसमें बेल नहीं होती है, जो बंदे चले जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये मैं तो बताऊँ 7-8 साल जेल काट के आएंगे। एक आदमी की ज़िंदगी 7-8 साल जेल गुजार ले और फिर भी अगर वो नहीं बेहतर होता तो फिर क्या बोल सकते हैं उसके लिए। अब जैसे मुल्ज़िमान का पकड़ते हैं, आपसे पहले इनके जो है वकील वो कोर्ट में पहुंचे होते हैं, बिल्कुल उनकी राइट है। आप लोग बाद में पहुंचते हैं, ये लोग पहले पहुंचे होते हैं और इनके तकड़े होते हैं वकील। नहीं, हम तगड़े हैं, हम बहुत तगड़े हैं। डन हो गया। तो मतलब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला ये जो एक्सटॉर्शन केसेस हैं ये रिड्यूस होंगे, एकदम से जो लहर आई इसको कंट्रोल कर लेंगे, खत्म कर देंगे। चले जाते जाते कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आराम करें, हम जाग रहे हैं। क्या बात है जनाब, बिल्कुल जी, आराम करें और CIA वाले एक्टिव पे जाग रहे हैं। और ये जो लहर है ना, ये इंशाल्लाह ताला ये रुक सी जाएगी। और ये होता है, एक वेव आती है और वो ये ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कराची की, बल्कि और दीगर जो हमारे शहर हैं, एक लहर तो आती है ना क्राइम की, फिर वो थम सी जाती है और ये क्राइम रेशियो जो है ये जब बढ़ जाता है ना, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, जिस तरह CIA और दीगर हमारे इदारे कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो एक्सटॉर्शन केसेस और ये जो मर्डर के जो केसेस हैं, एक वक्त आपको याद होगा टारगेट किलिंग कितनी उरूज पर थी, ये है वो इदारे जिन्होंने कंट्रोल किया था और उस टाइम तो रहना बड़ा मुश्किल हो गया था कराची के अंदर। लेकिन अभी वैसा मामला तो नहीं है, इनको पता है कि इनकी दस्तरस से ऐसे लोग दूर नहीं है। अभी हम जाएंगे इनकी टीम के हमरा और देखते हैं कि आज जो मुल्ज़िमान है उनका लाइव इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे और इनसे परमिशन भी लेंगे कि ऐसे लोगों की शक्लें भी दिखाया करें। बिल्कुल दिखाएं। ठीक है ना, आपकी परमिशन हो तो हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखाएं। डन हो के इनकी इजाजत से हम आज इस प्रोग्राम में इनकी जो शक्लें वो बिलर नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO SIU CIA सेंटर कराची मज़हर इकबाल साहब के साथ। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं आज की कार्रवाई के हवाले से जो करने जा रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। मेहरबानी जनाब। मज़हर साहब, भत्ताखोरी एक वक्त था कराची के अंदर, सारे जो कारोबारी हजरात हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे और पर्चियाँ आती थी उनको, उनकी फैक्ट्रीज़ में, उनके ऑफिस में। और ये एक लहर ऐसी दोबारा से ऐसा लग रहा है कि इसकी एक वेव आई है और जो आज कार्रवाई आप लोग करने के लिए जा रहे हैं भत्ताखोरी के हवाले से, एक्सटॉर्शन केसेस के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बताएं कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो अभी सस्टेन है, ये अभी काफ़ी टाइम बाद आप लोग ये कार्रवाई करने जा रहे हैं? नहीं, ये ऐसा है कि मुख्तलिफ टाइम में आती रहते हैं हमारे पास, तो पूरी कराची से जिस इलाकों के केसेस वगैरह आते हैं। लेकिन अब ये भत्ताखोरी का जो है निज़ाम है ना, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए
कोई किसी जगह की मूवी बना के किसी को भेज के उनको ब्लैकमेल करके इस तरीके से भत्ता वगैरह वसूल करने का भी है। आज भी जो ये हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये कराची, न्यू कराची के इलाके में अजमेर नगरी है, सर सैयद है, बफर जोन और ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के मुख्तलिफ दुकान वालों को, शॉप्स कीपर्स को, होटल्स वालों को ये मुख्तलिफ बत्तीस की फ़ोन करके इनकी मूवीज़ बना के वहाँ से खाना वगैरह जैसे खाते हैं, तो वहीं की कोई मूवी किसी ने बना के किसी को भेज दी तो वो उनको पीछे से फिर ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक 50,000 से भी उन्हें इस तरीके से वो भत्ते की डिमांड करते हैं। फिर अभी हम लोगों ने इस पे 4-5 हमारे पास अभी FIRs आई हैं, उस पर हमने काफ़ी तफ्तीश वगैरह की है और टेक्निकल तरीके से उनको ट्रेस किया है। तो इंशाल्लाह उनको आज दुआ करें अल्लाह कामयाब करेगा, तो इनको आज अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं इनके पीछे कौन है? नहीं, इनके पीछे कोई तंजीमी जो हमारे अभी तो मतलब तफ्तीश में हमने देखा है टेक्निकल तरीके से, कोई ये इसके पीछे कोई तंजीमी या कोई ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं है। ये बस ऐसे जो टुचे टैप है, लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, डकैत टाइप के लोग हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, वो लोग हैं। वो इनको मतलब मुख्तलिफ जाविये से ये ड्रामोज़ में या फेसबुकों पे या कोई इस तरह की मूवीज़ वगैरह देख के उसके तरीके से ये वहाँ पे इक़दाम करके लोगों से अपने पैसे बटोरना, मतलब जो इनको किसी ने दे दिए तो इन्होंने हिम्मत बढ़ गई, फिर उसी को आगे चलते हुए आगे और कोशिश करते हैं, किसी और ने दे दिया तो उसे आगे और कोशिशें शुरू कर देते हैं। ये मतलब आसान मनी के जिसको कहते हैं उसमें इनको ये तरीक़ाकार मिल गया है, जिससे लोगों को ये पैसे वरगला के ले लेते हैं, डरा धमका के। अच्छा, इसकी कोई कंप्लेन आपके पास आई है या कैसे आप तक ये कंप्लेन आई है, या आप लोग किस तरह आपकी खुद रखी है या किसी ने आप कोई मुद्दई है, कौन है ये? जी, हमारे पास ये जो जहाँ भी कराची में इस किस्म का कोई ऑफेंस होता है तो मुतल्लिका थाने में जो FIR दर्ज होती है तो उसकी तफ्तीश वगैरह जो है हमारे पास स्पेशल यूनिट में यहाँ पर आती है। अच्छा। फिर उसको हम अपने मुद्दई से रब्ता करके फिर वहाँ मौके पे जाके फिर वो सारी चीज़ें, फिर वो जिस नंबरों से कॉलें आती हैं उनको और उनके ज़राए बी कॉन्टैक्ट्स या टेक्निकल तरीके से फिर हम उनको सबको ट्रेस करते हैं कि आया कि इसको कॉल कभी तो ऐसा भी होता है कि जिनको कॉल आ रही होती है उनके साथ ही जो लोग काम करने वाले उनके दोस्त अहबाब हैं वही वो वहाँ से उनको बताते हैं कि भाई इसके पास पैसे आ जाए हैं, आप ये कॉल, ये नंबर है, इस पर कॉल करो, इसको ये बताओ। तो इस वजह से वो डर जाता है, डरने के बाद वो फिर उनको बतावा देना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम फिर चेक करते हैं, फिर हम जो मेन मुलज़म है उस तक भी पहुँचते हैं, जो बीच में इन्फार्मर देता है जैसे कोई उठवाने के लिए, उसको भी हम इसी तरीके से टेक्निकल तरीके से सब पहुँचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिम्स की जिस तरह आपने बात की, मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो ये सिम्स इनके नाम पर नहीं होती हैं, तो इनको किस तरह आसानी मिल जाती हैं? ये सिम जो है ना, इन्होंने कोई वो नेट से जो कोई मलेशिया के जैसे कोई नंबर है वो वाले या इंटरनेट से कोई कॉल वाल करके ना इस तरीके से कभी स्काइप पे करते हैं, कभी मैसेंजर पे करते हैं, लोगों के फेस ID देख के फेसबुक से या इस तरह कोई व्हाट्सअप उठा के ये काम करते हैं। अच्छा, ये किस तरह कैटेगराइज करते हैं कि फ़लाँ को जो है वो हम तंग करें, उससे पैसे लें, भत्ता लें, तो इनकी कोई कैटेगरीज होती हैं? इनकी कोई कैटेगरीज नहीं है जी। ये बेसिकल जो हमारे अभी तक नॉलेज में आया है ना, ये बेसिकल स्ट्रीट क्राइम करने वाले लोग हैं, वही ज़्यादातर जेलों में जब गए हैं वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ के कोई साथी जो इस किसी क्राइम में आया होता है तो वहाँ से डिस्कसिंग करने के बाद आपस में जब बाहर निकलते हैं तो फिर ये क्राइम ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए, जस्ट रफली आइडिया टेंटेटिवली बताएं ज़रा कि रफली जो एक्सटॉर्शन केसेस की अगर बात की जाए उसमें कमी आई है या एकदम से एक वेव आई है जो ऊपर दोबारा जा रही है? नहीं, इतनी ज़्यादा वेव नहीं आई, बहुत कम है। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन अब बहुत शाज़ और नाज़र 2 महीने में 1-2 केस होते हैं। अच्छा, जब ये बाहर आ जाते हैं, मेरे एक आपसे लास्ट सवाल है, ज़ाहिर है जो मुद्दई होगा तो उनकी जान को फिर ख़तरा नहीं होता कि तुमने हमें अंदर करा दिया हमारी कंप्लेन करके, उसके बाद क्या होता है कि उनकी सिक्योरिटी मुहैया की जाती है बाद में? नहीं, हम उनसे राब्ते में रहते हैं, कोई उनको मसला इस किस्म का हो जाता है तो अगर जजेस बेल लेते हैं तो फिर हम उनकी बताते हैं कि इस शख्स की बेल लिए ये इसको यूँ परेशान कर रहा है, वो मुतल्लिका थाने में भी दरख्वास्त देते हैं, उस पर हम भी कार्रवाई करते हैं, फिर उसकी बेल रिजेक्ट भी हो जाती है।
उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा मदर साहब, जाते जाते कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हम जाएंगे आपकी टीम की हमरा कार्रवाई करने के लिए, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा फॉर द पीपल ऑफ कराची? ये मेरा मैसेज ये है कि जहाँ भी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है वो फर्स्ट एंड ऑल 15 या जो भी करीबी पुलिस स्टेशन है बाकायदा उसमें एक रिटर्न एप्लीकेशन दें, और बिल्कुल जो भी कोई गलत काम कर रहा है उसकी आपको मालूमात होती है तो आप वो बिल्कुल उसमें थाने के साथ भी तावन करें, हमारे साथ भी करें, क्योंकि हमारा माशरा है गुरबत बहुत हो गई है और लोग इसी एम्प्लीमेंट को लेके ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो ये हाथ से निकल जाएगी और लोगों के हाथ खुल जाएंगे, जिससे हमारा माशरा और हमारे बच्चे जो है बहुत परेशान होंगे आगे जाके। मदर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहरबानी जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ SHO SIU CIA कराची मज़हर इकबाल साहब, और भी मज़ीद अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस केस को पूरा जानने की कि मज़ीद केस है क्या। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे इनकी टीम की हमरा कार्रवाई करने के लिए। जब तक जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SIU CIA सब इंस्पेक्टर काशिफ बरकत साहब के साथ, और उनसे पूछते हैं आज ये जो कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं उस हवाले से कुछ सवालात हैं मेरे जहन में। मैं चाह रहा हूँ कि वो जवाबात उनसे लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर एक्सटॉर्शन केसेस की बात की जाए, माजी में जिस तरह मैंने DSP साहब का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने SHO साहब का किया, उनसे भी कुछ इस किस्म के सवालात मैंने उनके सामने रखे। माजी में जो हमारे कारोबारी हजरात थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, मगर एक लहर की बात की जाए, वो वेव जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन आती रहती है। आइए इनको खुशामदीद मैं करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। काशिफ साहब, बत्ताखोरी माजी में उरूज पर थी और उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, फिर एक वेव आती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर आती है, इस तरह मामला चलता रहता है। तो आप ये बताएं, जो अभी कार्रवाई करने के लिए आप लोग जा रहे हैं, वो जो मुल्ज़मान है, पहले माजी में भी कुछ केसेस में वो बंद हुए हैं, मर्डर और मुझे जो बताया गया, तो थोड़ा सा बताइए जो मुल्ज़मान है माजी इनका क्या था? देखिए, बेसिक बात तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सटॉर्शन जब रिपोर्ट होती है तो उस पर हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा वर्क करती है। जिन नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है वो देखा जाता है, उनका थोड़ा वेयर अबाउट निकाला जाता है, एनालिसिस किया जाता है उसका, क्या आया कि ये नंबर या ये ईमी जो है दैट इज़ कॉल्ड सेल फ़ोन। जो सेल फ़ोन है उसका जो जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, इस तरीके से ईमी जो है उसका एड्रेस है, नंबर एग्जैक्टली। तो वो आया कि पहले किसी एक्सटॉर्शन में यूज़ हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, वो सिम जो है वो पहले किसी एक्सटॉर्शन में यूज़ हुई है कि नहीं हुई है, उसके अलावा और किसी नंबर में रिपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है, उसके ऊपर हमारा एनालिसिस होता है पूरा टेक्निकल ब्रांच के साथ बैठ के, CDR वगैरह सब निकाल के। उसमें जो एक्सटॉर्शन सबसे पहला रिपोर्ट हुआ था उसमें जो नंबर आया ये लोकल नंबर था रॉन्ग का। उसके बाद फिर फर्दर केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसके अंदर। ये सिम्स तो इनके नाम पर नहीं होती ना, ये तो किसी और की सिम्स होती सिम डमी सिम्स होती डमी सिम्स होती, तो इनको कैसे मिल जाती हैं? डमी सिम्स तो आम मिल रही है, बहुत बड़ी सख्ती बीच में कर दी गई थी जी, बिल्कुल नादर कर की दी तरफ से गई भी। थी, लेकिन बात ये आउट ऑफ कराची ये सब विद इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जितनी सख्तियाँ होती हैं। अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाएँ तो ये सख्तियाँ हैं वहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ लिटरेसी रेट इतना नहीं है, वो आपसे बायोमेट्रिक लेते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और आपके नाम ये की तो मोबाइल कंपनीज की कोताही है ना जी, इसमें बहुत सारे लोगों की कोताही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई कैन नॉट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट समवन, बहरहाल लेकिन है ये चीज़ है, अब चल रही है, इसको ओवरकम तो करना है किसी तरीके से। तो इसमें जो केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद फिर फर्दर इसके अंदर 3 केसेस रिपोर्ट हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनकी FIR नहीं हुई, वो 2 से हट के केसेस हैं, 3 केसेस। अच्छा। ये इनकी 7 जगहों पे एक्सटॉर्शन कॉल कर चुके हैं, जिसमें से 2 जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे जाके फायरिंग भी कर चुके हैं। इनको हमने टेक्निकली ट्रेस आउट किया है, और इसमें जो अभी तक हमारे ट्रेस आउट करने में जो लोग आ रहे हैं उनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आ रहा है, जिसमें एक ऐसा है जो कि इससे पहले सज़ा याफ्ता है एक्सटॉर्शन केस के अंदर। तो आगे देखें, चलेंगे, उन्हें जब अप्रीहेंड करेंगे तो देखते हैं फर्दर क्या कार्रवाई होती है, क्या मिलता है। अच्छा ज़ाहिर, अभी तो आप कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, मैं तो एक जनरल आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह के मुल्ज़मान एक्सटॉर्शन केसेस आप पकड़ते हैं, तो अमूमन देखा गया माजी में भी इनका सियासी जमात से ताल्लुक़ होता है, तो ये जो सियासी जमात बीच में इन्वॉल्व हो जाती है वो भी, उनकी भी बदनामी होती है, और उसके बाद पता चलता है कि ये नुमाइंदा हमारा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें उससे कोई नहीं होता कि किसी सियासी जमात से या किसी मजहबी जमात से,
हमारा स्पेसिफिक जो टारगेट है वो दैट इज़ क्राइम। ओके अगर पर्सन इज क्रिमिनल तो रिगार्डलेस के वो किसी सियासी तंजीम से या किसी मजहबी तंजीम से, हम ना उस चीज़ को डिस्क्लोज करने की तरफ जाते हैं ना उसको एक्सप्लॉइट करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये भी मुझे पता चला कि ये मर्डर के केसेस में भी ये इन्वॉल्वमेंट है इनकी, और कुछ मर्डर्स भी माजी में किए हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है? देखें, इस शख्स का जो CRO निकाला है तो इससे पहले मर्डर केस में भी जा चुका है जेल। अच्छा, मर्डर किसका? एक्सटॉर्शन केस में भी जा चुका है, सुरजानी की तरफ, मंगोपीर की तरफ कोई मर्डर था किसी खातून का ओके। उसके अंदर, और एक्सटॉर्शन केस में सजा याफ्ता है। उसके अलावा तो जो वो खातून का तो पर्सनल ग्रजेस था या कुछ और मामला थे? आई डोंट नो क्या वो तभी था। कार्रवाई के बाद आपको मजीद पता चलेगा जब इंटेरोगेशन करेंगे आप। एग्जैक्टली। अच्छा, आज की अगर बात की जाए, आज की वर्किंग जो है, ज़ाहिर है आप लोगों ने एक कंप्लीट वर्किंग की हुई। हम भी सुबह से आए हुए थे यहाँ पे, हमने देखा आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। तो आज की वर्किंग कंप्लीट है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की वर्किंग कंप्लीट है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी से वापसी होगी। चले, मेरे ख्याल से चलते हैं आपके साथ, और हम लोग देंगे नाज़रीन मीडिया कवरेज, और CIA जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। आज मंज़र-ए-आम आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में कि किस तरीके से जो है आज उनको ग्रैब करते हैं ये लोग। और ये वो लोग हैं जो काफ़ी दिनों से, महीनों से मतलूब थे, मगर आज CIA ने बेड़ा उठाया कि इनको आज कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, और उम्मीद है जिस तरह की इनकी वर्किंग कंप्लीट है आज वो पकड़े जाएंगे। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA कराची की टीम के हमरा हम लोग जा रहे हैं। कार्रवाई ये लोग करेंगे, कवरेज हम लोग देंगे, और आज मंज़र-ए-आम दिखाएंगे आप लोगों को मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में कि किस तरीके से ये जो मुल्ज़मान हैं जो भत्ताखोरी कराची में करते हैं, और बड़ी मुश्किलात आज सही हमने तो देखा। सुबह से हम लोग इनके साथ थे और अभी जा रहे हैं हम लोग कार्रवाई पे। काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे कार्रवाई पे जाने से पहले? अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर। जाल तो आपने कंप्लीट, जिस तरह भी मैं अंदर देख रहा था और आप राब्ते में थे सबके साथ फ़ोन पे, जाल तो कंप्लीट बिछाया हुआ आपने। लेकिन ये तो हमारी एक प्रोफेशनलिज्म SIU का यही है कि हम जाने से पहले पूरी तैयारी मुकम्मल करके जाते हैं, और हमारी रेकी भी कंप्लीट हुई हुई होती है। हमारे साथ सादे लिबास में भी होते हैं, यूनिफॉर्म में भी होते हैं। उसकी वजह है कि अगर सारे यूनिफॉर्म पर्सनल होंगे तो उनको दे विल गेट अलर्ट कि पुलिस आई हुई है। तो हमारे जो यूनिफॉर्म पर्सनल होते हैं ये कॉर्डन किए हुए होते हैं, और जैसे मैं सिविल में हूँ, मेरे साथ ये सिविल में एक दो और सिविल में है, तो हमारा काम ये होता है कि उस एरिया के उनके आसपास बैठे हुए हों, ताकि जैसे ही वो आए हम उनको अप्रीहेंड कर लें। चले जी, मेरे ख्याल से चलते हैं कार्रवाई पे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा कि आज की कामयाब कार्रवाई हम भी अपनी जान जोखों में डाल के, CIA के ये लोग भी अपनी जान जोखों में डाल के सिर्फ आप लोगों के लिए जा रहे हैं। ये जो वो लोग हैं जो भत्ताखोरी करते हैं शहर कराची में, आप लोगों की जो हलाल कमाई हुई जो कमाई होती है उसको किस तरीके से ये लोग एक सेकंड के अंदर ये लोग आप लोगों से छीन लेते। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल वहां पहुंच गए, और जो दोनों बंदे यहाँ मौजूद हैं जो CIA की जो कार्रवाई है, दोनों ने हैंड्स अप कर दिया है। दोनों यहाँ पे जो है वो चाय पी रहे थे, और कंप्लीट रैकी के बाद, कंप्लीट वर्किंग के बाद CIA के जो SIU के हमारे सब इंस्पेक्टर साहब है, काशिफ साहब, सुबह से ये लोकेशन चेंज कर रहे थे। 3 लोकेशन ये लोग चेंज कर चुके थे, और इन दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो पकड़ लिया गया है। और ये दोनों मुल्ज़िमान वो लोग हैं जो भत्ताखोरी आप लोगों से ह्यूज अमाउंट ये लोग जो है भत्ताखोरी की मद में ये लोग वसूल करते थे, और ये दोनों खतरनाक मुल्ज़िमान हैं। ये दोनों आपके सामने, और अभी इनको जो है वो CIA सेंटर कराची लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पे इंटेरोगेशन करेंगे काशिफ साहब। उसके बाद पूरी कंप्लीट तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि कितना भत्ताखोरी ये लोग वसूल कर चुके हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये मर्डर के केस में भी माजी में इन्वॉल्व रहे, और ये सब कुछ आप देख रहे हैं मंज़र-ए प्रोग्राम में, सिर्फ और सिर्फ चैनल 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर। आज मंज़र-ए-आम की बड़ी काविश और बड़ी जद्दोजहद के बाद मंज़र-ए-आम की टीम जो है वो CIA टीम के हमरा हम लोग मीडिया कवरेज दे रहे हैं, और CIA ने जो है वो कार्रवाई की है। आपके सामने ये दोनों मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आ गए। काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार इन दोनों मुल्ज़िमान को पकड़ लिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, पूरे दिन की मेहनत कामयाब हुई। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ साथ थे। सर, आपका भी शुक्रिया कि कराची की आवाम को आपने मजीद ऐसे ये जो भत्ताखोर जो लोग हैं इनसे बचा लिया आप लोगों ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम है।
चले मेरे ख्याल से मजीद CIA सेंटर चलते हैं, वहाँ से नाज़रीन को हम ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन बिल्कुल आप लोग रहिए हमारे साथ, अभी हम लोग CIA सेंटर कराची जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। मजीद इंटेरोगेशन जो जारी हो सारी है। ये दोनों मुल्ज़िमान आप देख लें, इनको अभी बिठाया जा रहा है, इनका कपड़ा उतारें ज़रा, थोड़ा कपड़ा उतारें। ये दोनों मुल्ज़िमान आपके सामने खतरनाक ये मुल्ज़िमान है दोनों, इन दोनों को जो है वो CIA सेंटर कराची मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ से हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे। मजीद तफ्तीश अभी जारी हो सारी है, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक मुल्ज़िम है और जब इसको अभी गिरफ्तार किया और जैसे ही कैमराज ऑन हुए तो कंप्लीट इस शख्स ने धमकी दी कि कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग, निकलना तो है मैं बाहर। तो ये देख लें आपके सामने, अगर कुछ होता है तो ये शख्स जिम्मेदार होगा और हम तो अपनी जान खतरे में डाल के सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और खुलेआम वहाँ पे चाय के होटल में बैठ के ये चाय पी रहे थे और इस तरह ये मुल्ज़िम है, ये वाला जो सामने मुल्ज़िम है, इसने ये धमकी दी है और आपके सामने। और ये सिर्फ ये रिकॉर्ड करने का मकसद ये है, कल को खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला होता है तो ये शख्स होगा जिम्मेदार मेरी जान का और मेरी टीम की जान का। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी। जी नाज़रीन, कार्रवाई से CIA वापस आ गई है और एक बड़ी कार्रवाई, 2 ऐसे मुल्ज़िमान पकड़े जो कराची में भत्ता वसूल करते थे और उनमें एक जो मुल्ज़िम है वो माजी में मर्डर के केस में भी अंदर जा चुके हैं और भत्ताखोरी में भी बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। और आप लोगों की जो हलाल कमाई है वो किस तरीके से ये लोग लूटते थे, आज अभी इंटेरोगेशन करेंगे। और दोनों ख़तरनाक मुल्ज़िमान हैं। काशिफ साहब, एक कामयाब कार्रवाई CIA की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने कामयाबी के साथ ये कार्रवाई की और 2 मुल्ज़िमान जो कि भत्ता लेने आए थे उनको रेड हैंडेड अरेस्ट किया है। इनके बाकी साथियों के लिए कोशिश जारी है, इंशाल्लाह उनको भी अरेस्ट करेंगे। जैसा कि इन्होंने अभी रास्ते में बताया कि इनका एक साथी ऑलरेडी मोटरसाइकिल चोरी के केस में गिरफ्तार हो चुका है, एक साथी इनका जो है वो हमें अरेस्ट करना है, उसको भी इंशाल्लाह जल्द अरेस्ट करेंगे। अच्छा, आज कितना भत्ता वसूल करने आए थे जो रेड हैंडेड पकड़े गए? ये 50,000 रुपये भत्ता वसूल करने आए थे। अच्छा। जो कि रेड हैंडेड अरेस्ट हुआ। और उससे पहले पता नहीं कितने लाखों रुपए कराची की आवाम का वसूल कर चुके होंगे ये। जी जनाब, पता नहीं कितना वसूल कर चुके होंगे, ये तो अभी इनसे पता करेंगे तो फिर पता चलेगा। चले अभी चलते हैं आपके रूम में और वहाँ से मजीद इंटेरोगेशन करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने दोनों मुल्ज़िमान यहाँ पर मौजूद हैं और सब इंस्पेक्टर काशिफ साहब जो कि SIO CIA कराची के सब इंस्पेक्टर हैं। अभी अंदर हम लोग जा रहे हैं इनके रूम से, आपको ज्वाइन करते हैं। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, CIA की एक कामयाब कार्रवाई के बाद CIA सेंटर कराची वापस आ गए और सब इंस्पेक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये 2 मुल्ज़िमान जो आप देख रहे हैं ये भी आपके सामने मौजूद हैं, इनसे भी अभी ये इंटेरोगेशन करेंगे। काशिफ साहब, एक कामयाब कार्रवाई के बाद और ये दोनों मुल्ज़िमान यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो लोग हैं नाज़रीन जो आप जैसे लोगों से भत्ता वसूल करते हैं या आप जैसे लोगों को चोरी डकैती में ये लोग मुलविस होते हैं और आप जैसे लोगों को ये लोग ये लूट मार कर रहे होते हैं और फिर आखिर में देखें इनकी शक्लें मासूम बनकर इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो वहाँ बंद है। इसका मतलब तो चोरी की मोटरसाइकिलें जो है वो अरशद प्रोवाइड करता और होगा। वो सुल्तान से उसने बोला कि मेरे पास बाइक नहीं है, तो सुल्तान ने उसको एक चोरी की बाइक ला। सुल्तान इसके अलावा और क्या करता है भत्ते के काम के अलावा तुम्हारे साथ? भत्ते काम के अलावा सर मेरे साथ नहीं, वो बैंकिंग के ग्रुप रोबरियाँ करता है। जो लोग बैंकों से पैसा लेके निकलते हैं वो उनसे पैसा छीनता है, उनके पीछे लगता है, उसका पूरा एक ग्रोह है, वो उनके पीछे लग के उनको। तुम इससे पहले कब कब बंद हुए हो? सर 2006 में बंद हुआ हूँ। किस केस में? मर्डर में। उसके बाद 2011 में बंद हुआ हूँ भत्ते में। सजा कौन कौन से केस में हुई? सर भत्ते में मुझे कितने साल की? सर 5 साल की सजा। कब छूटे जेल से? सर 2016 में। ये ग्रुप तुमने कब, ये गैंग कब बनाया तुमने? सर ये अभी पिछले 1 महीने पहले। किस तरीके से? सर ये अरशद और याया मुझे बफर जोन में मिले, मैं वहाँ वेल्डिंग का काम कर रहा था, तो वहाँ पर जो है ना हमने ये गैंग की इफ्तिदा की। अरशद और याया ने मुझे बताया कि ऐसे हालात में हो, तुम तो डॉन हो, तुम तो भत्ताखोरी का वो करते हो, फिर ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा मेरे हालात बहुत ख़राब हैं,
और अगर तुम्हारे पास कोई चेक के अकाउंट है जिसमें 40-50 लाख रुपए जा सकते हैं तो मुझे बताओ, मैं भत्ते की मद में उसमें डलवा दूंगा। तो ये यहाँ से ये गैंग हमारा, इसने कहा मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। तुमने कितने लोगों को भत्ते के फ़ोन किए? सर तकरीबन 6 लोगों को किए हैं। ये सारी बरामदगी जितनी हुई है, पिस्टलें, ये जो मोबाइल फ़ोन, ये तुम लोगों से हुई है? जी सर, हम लोगों से हुई है। ये जो 150 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है भी तुम लोगों से हुई है? जी सर। ये कौन चोरी करके लाया था? अरशद लाया था या सुल्तान लाया था? सर ये सुल्तान ही लाया था। सुल्तान लाया था। क्या नाम है तुम्हारा? याहिया सर। वल्दियत? इकराम। तुम्हारी कोई उर्फियत है? नहीं सर, कोई उर्फियत नहीं। इससे पहले कितनी दफ़ा बंद हुए हो? इसके साथ 2 दफ़ा सर। कौन कौन से केस में? सर बैंकिंग में हुआ हूँ 2014 में। बैंकिंग के किस केस में बंद हुए थे? सर साइबर क्राइम, फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र? जी सर। हैकिंग करके बैंक अकाउंट? जी सर। और उसके बाद जो है सर AVCC में हुआ था, भत्ते में। AVCC में भत्ते में? जी सर। भत्ते का केस तो SIU से होता है। गिरफ्तार AVCC में हुए होगे सर तो? मैं वहीं। कौन से सन में? 2017 में सर। कब छूटे जेल से? सर 1 साल बाद छूट गया था, 2018 में। और बैंकिंग वाले में? सर बैंकिंग में 2017 में ही छूट गया था। 2017 में छूटा था, 3 महीने बाहर रहा था, फिर 3 महीने बाद वो 2014 में जो तुम इससे जेल में मिले हो, तो 2014 में कौन से केस में जेल गए थे? बैंकिंग में, साइबर बैंकिंग में, जी सर। साइबर में गए थे। जी सर। वहाँ किस किस से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? वहाँ पे मेरी अरशद से हुई थी और ये इससे हुई थी रफाकत से। और सुल्तान से? सुल्तान से मेरी नहीं हुई थी सर। अरशद से उसके बाद तुम बाहर कब से मिल रहे हो? अरशद से अभी सर 1 महीने पहले मुलाकात हुई है मेरी। मैं शादमान से गुजर रहा था तो ये वहाँ काम कर रहे थे वेल्डिंग का, तो ये मैं रुका, अरशद ने बोला वो खड़ा हुआ रफाकत। अरशद से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? मैंने सवाल तुमसे ये किया। अरशद से अंदर से मुलाकात थी और बाहर आए थे तो नंबर उनका मेरे पास था, तो मेरे से राब्ते में रहते थे। तो वो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, तो वो मेरे साथ रह के काम करते रहते थे। भी तुम लोगों ने कितनी भत्ते की कॉलें की हैं? सब 5-6-7 कॉलेज की हैं। 6-7 कॉलें की हैं। ये स्काइप की कॉल कैसे तुमने की? सर स्काइप की कॉल, स्काइप की एक आईडी होती है जो कि मिल जाती है, फेक आईडी, तो उससे आप डाउनलोड वो स्काइप ऐप बना लें, ऐप से आप कॉल करें किसी को भी तो कॉल हो जाती है सर। लोकल मिनट्स खरीदने पड़ते हैं उसमें। और ये जो तुमने सिम इसको ला के दी थी? सर सिम भी फेक सिम थी सर, एक्टिव करवाई थी। कहाँ से ये? सर ऐप्स होती हैं, उनको NIC दे तो ऐप डाउन एक्टिव कर देती है पैसे लेके। और ये जो तुम उनके पूरे घर वालों को कॉल कर रहे होते थे, जिनको तुम भत्ते की कॉल करते थे, पूरे कॉल घर को इन्होंने कॉल की है सर, करते मैंने थे? मेरे से इन्होंने 2 कॉलें करवाई हैं, बाकी सब इन्होंने की थी। कॉलें भले इन्होंने की हैं, तो घर वालों के बाकियों के नंबर तुम लोगों के पास कहाँ से आते थे? तो वो ऐप्स हैं, नादरा की ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे, तो उसमें आप NIC नंबर या मोबाइल नंबर डालें तो रिकॉर्ड आ जाता है सबका। पूरी फैमिली का? फैमिली नंबर्स आते हैं सर। पूरी फैमिली के नंबर्स आ जाते हैं? जी जी। ये किस तरीके से, ये कोई ऐप है, हैकिंग ऐप है? ये हैकिंग ऐप नहीं है, नॉर्मल ऐप्स हैं, नादरा की ऐप्स है प्ले स्टोर पे। तो आप जब वो डाउनलोड करेंगे तो फिर वो आपसे कहीं पर रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप अगर किसी का भी मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसके जो बकिया मोबाइल नंबर हैं वो रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और फैमिली वालों के? फैमिली के साथ ये होता है कि NIC नंबर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद वो अगर कैसे निकालते हो? सर वो उसी ऐप से निकलते हैं। जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसके साथ NIC नंबर भी आता है। ये इसका एक्सेस ऑफिशियल तो नहीं है? नहीं सर ऑफिशियल नहीं है, ये नॉर्मली हैकिंग प्राइवेट ऐप है ना ये? नहीं हैकिंग ऐप नहीं, नॉर्मल है सर। आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें हो जाएगी नॉर्मली यूजुअली, इसमें कोई हैकिंग की जरूरत नहीं है। ये तो गैर कानूनी है। नादरा ने तो एक्सेस नहीं दिया इस चीज़ का। नादरा ने अपनी जो प्राइवेट ऐप्स हैं उन पे एक्सेस दिया हुआ है। नादरा का ऐप तो नहीं हुआ ये तो प्राइवेट हैकिंग ऐप्स हुआ है ना? प्राइवेट नादरा की है। नादरा ने तो एक्सेस नहीं दिया हुआ। नहीं, नादरा ने एक्सेस दिया हुआ है, मगर वो आपको फिर लॉगिन करना पड़ता है अपनी ID बना के। आप अपनी आईडी बना के भले लॉगिन करें, आप किसी और का CNIC डालेंगे, उसकी डिटेल आपके पास कभी भी नहीं आएगी। अगर आपके पास नादरा के एक्सेस है, पासवर्ड मौजूद है, आपने अपनी वेरिफिकेशन कराई हुई है नादरा में, तो आपको एक्सेस मिल जाता है। मगर मैंने ये सब नहीं किया था, नॉर्मल जो हैकिंग ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे नादरा की, उनसे ही रिकॉर्ड निकाले थे। ये जो फायरिंग करने गया याहिया और सुल्तान, इसमें तुम साथ शामिल थे? रफाकत और सुल्तान गए सर, मैं नहीं शामिल। रफाकत और सुल्तान ही जी गया सर, था। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो तुम लोग भत्ता लेने आए, तो तुम दोनों लेने आए हो, जो तुम दोनों रेड हैंडेड गिरफ्तार हुए हो। जी सर। ये तुम लोगों ने इतनी जगह क्यों चेंज की? तुम लोगों को डाउट था कि पुलिस तुम लोगों को पकड़ लेगी? जी तुम सर। लोग रेकी कर रहे थे? जी सर, डाउट तो होता है, जाहिर सी बात है, जब किसी के पीछे जाते हैं तो डाउट तो होता है। चले काशी साहब, आपकी अगर इजाज़त हो कुछ चंद सवाल मैं भी कर लूँ जी जरा? बिल्कुल कीजिए। मुझे ये बताओ कि भत्ता जो वसूल करते थे, कितनी भत्ता वसूल किया अब तक? सर भत्ता तो 50,000 40,000 ये वसूल किया। नहीं, टोटल कितना जमा हुआ था? टोटल 90,000। उससे नहीं, सब मिला के जब से कर रहे हो ये काम? जिस बार अभी 1 महीने से कर रहे हैं तो ये टोटल इसमें अभी 5 कॉलों में से 90,000 आए, बाकी कुछ भी नहीं आया।
और ये साहब भी साथ ही अकाउंट जो दोनों को, फिर ये किस तरह डिवाइड कैसे पैसे करते थे? 50-50। शादीशुदा हो, जी सर, बच्चे हैं, बिल्कुल। तो ख्याल नहीं आया बच्चों का? तो बच्चों के ख्याल की वजह से तो कर रहे थे कि कितने कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो घर का किराया बिजली का बिल बहुत आया हुआ है। कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? सर 3 बेटे हैं। अभी जब वो देख रहे होंगे अपने बाप को टीवी स्क्रीन पर, तो ये बताओ कि उनको कितनी नदामत हो रही होगी अपने दोस्तों में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में। वो जहां उठेंगे, जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, यही बोलेंगे ये भत्ताखोर का बेटा है। बताओ, बिल्कुल सर, मैं यही बोलूँ, बहुत शर्मिंदा हूं सर। मेरा अगर हो सके मेरा चेहरा ना दिखाएं तो मेहरबानी हो जाएगी। क्यों तुम्हारा चेहरा कैसा नहीं देखो? तो सीआईए ने खुद परमिशन दी है दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें बेनकाब करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, तभी तो जो आने वाले जो लोग हैं, जो ये सोच रहे होंगे, वो इस तरह के अमल में नहीं आएंगे। सर मैं समझता हूँ, मगर बस फैमिली की वजह से हो गई ये गलती उस मुझसे। टाइम शर्म नहीं आती थी जब कराची की आवाम को लूट रहे थे? वो बेचारे किस तरीके से हलाल रोजी कमाते हैं। कुछ लोग तो माजी की अगर बात की जाए, इसी वजह से ये शहर छोड़कर चले गए, इसी वजह से ये मुल्क छोड़कर चले गए, तुम लोगों की वजह से। सर मैं ये काम करता ही नहीं था, मेरा काम ही बैंक से रिलेटेड है, या पे मैं नेटवर्किंग करता हूँ। ये बस ये मिल गए तो मैंने ये काम कर लिया, वरना मैं करता ही नहीं तुम हूँ। तो शरीफ इंसान हो। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो मर्डर किया था, ये मर्डर क्यों किया था? सर ये नदीम ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, जो मेरी चेन में था। नहीं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी क्या थी? सर मेरी बाइक इन्वॉल्व थी उसमें, मैंने उसकी हेल्प की थी, बाइक दी थी उसको। अच्छा बाइक दी थी। जी सर। सही। और ये कब से इसके साथ काम कर रहे हो? दोस्ती कब से? 10-12 साल से तो होगी किससे? इसके साथ? नहीं सर, 2014 में जेल में मुलाकात रही है, अच्छे टाइम रही, और बाहर निकल के ये मुझे नहीं मिले, अभी 1 महीने पहले ही मुझसे मिले। 1 महीने पहले इनकी मुलाकात हुई है और उसी में ये प्रोग्राम बनाया। शादीशुदा हो? जी सर। कितने बच्चे? सर 5 बच्चे हैं। बेटे कितने, बेटियां कितनी हैं? सर 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। अब मुझे ये बताओ, जब उनकी शादियां करोगे, अभी जाहिर है आगे चल के जब सब कुछ होगा, ये तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कौन है ये शख्स, तो जो बेटियों के रिश्ते आएंगे कि खुद बताओ जरा, खुद सोचो ये बात जरा। नहीं सर, मैं बेटी की शादी के लिए ही कर रहा था, बस मेरे से गलती हो गई और अब मैं शर्मिंदा हूँ। भत्ता तो मैंने लिया है सर, सज़ा तो बनती है। अब तक कितना भत्ता इकट्ठा कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में जब से काम कर रहे हो? सर टोटल मुझे जो हिस्सा मिला है वो मिला है सर 45,000 रुपये। चलो ये पता नहीं सच बोल रहे झूठ बोल रहे हो, 45,000 तो नहीं मिल सकता। एनीवेज काशिफ साहब आपके सामने ही है, और नाज़रीन आप लोग भी देख रहे हैं, इनका चेहरा देख लें, ये है वो नासूर जो आप जैसे लोगों को कराची में ये लूटते थे। और इनको अगर बेनकाब नहीं करेंगे ना, जो लोग इस टाइम सोशल मीडिया पे हमारे जो क्लिप्स वायरल होंगे वो देख रहे होंगे, या जो लोग अभी लाइव हमें देख रहे होंगे प्रोग्राम में, देख लें इन लोगों के चेहरे। ये है वो लोग जो आप लोगों का सुकून भी बर्बाद करते हैं, आप लोगों की हलाल रोज़ी भी ये लोग खा जाते हैं। काशिफ साहब मुझे ये बताएं, आज की एक कामयाब कार्रवाई क्या कहना चाहेंगे कराची की आवाम को? आपके सामने ही दोनों खड़े हुए, और मुझे तो यकीन करें कि हैरत हो रही है कि ये दोनों अभी किस तरह ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि हमें टीवी पे ना लेकर आए। भाई क्यों ना लेकर आए? तुम जब वो काम कर रहे थे उस टाइम ख्याल नहीं आया? अब ये दोनों शादीशुदा बच्चे वाले हैं, ये क्या कहना चाहेंगे काशिफ साहब? मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अगर कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल आती है तो इमीडिएटली कांटेक्ट पुलिस, ताकि हम अपनी कार्रवाई करके उनको एप्रीहेंड कर सकें। आप जितनी जल्दी हमसे रब्ता करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत से एक्सटॉर्शन कॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फेक सिम्स की नंबर ऑफ़ फेक सिम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ़ सेलफोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें इन लोगों को भी ये भी टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है और इनको पता है किस तरीके से कब कहाँ पे करना है, सेल फ़ोन ऑफ़ कर देना, सेल फ़ोन चेंज कर लेना, सिम चेंज कर लेना। तो जितनी जल्दी हमें कांटेक्ट करेंगे हमारे लिए इजी होगा उसको एप्रीहेंड करना, उसके ऊपर काम करना। एक्सटॉर्शन कॉल के अलावा भी अब जैसे ये कह रहे हैं मैं बैंकिंग का काम, तो ये बैंकिंग लोगों के अकाउंट हैक करके और उसका फंड ट्रांसफ़र करना, तो आई डोंट बड़ा फन है ये। इतना इजीली ये कैसे कह रहा है कि भत्ते में पहली दफ़ा आया, मैं तो बैंकिंग का काम करता था, तो बड़ा अच्छा काम करते थे। काशिफ साहब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये अकेले नहीं होंगे, इनके पीछे और भी किसी ना किसी का हाथ होगा। ऐसे नहीं इंसान काम करता। डेफिनेटली होंगे। अभी इनको लेकर आए, अभी बात ये है कि इनको अदालत लेके जाया जाएगा, इनका रिमांड होगा। जब रिमांड हो जाएगा ऑफिशियली फिजिकल कस्टडी मिल जाएगी इनकी, तो उसके बाद फिर हमारी इंटेरोगेशन मजीद चलेगी, फिर देखें मजीद क्या क्या चीज़ें रिवील होती हैं। सही। काशिफ साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि देखें ये तो भी आपने इन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन ये जो फिर अदालत से ये बरी हो जाते हैं, इनके वकील जो है ना बहुत तकड़े होते हैं, और ये आपके पहुंचने से पहले ही कोर्ट में इनके वकील खड़े होते हैं इनको छुड़वाने के लिए। तो हमारा कानून तो बना हुआ है, उस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं होता। वो अमल दरामद जब तक नहीं होगा ना, ये काम करते रहेंगे इस तरह के और नए चेहरे आते रहेंगे।
देखें, बात ये कानून तो बना हुआ है, होता ये है कि कुछ लुकनाज हैं कानून में, कुछ पेचीदगी हैं जिनका फ़ायदा मुल्ज़िमान या उनके वकील उठाते हैं। हमारी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि किसी किस्म का कोई लुकना ना हो, कोई चीज़ हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जो है ब्लैक एंड वाइट एज इट इज़ है, जो इनसे बरामद हुआ है वो सामने, जो इन्होंने बत्ते की अमाउंट लेने आए थे वो एज इट इज़ मौजूद है, और सारी चीज़ें आपके सामने कि कितना जेन्युइन है। हाँ, जब कोई फेक आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें छूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब चीज़ जेन्युइन होती है और जेन्युइनली वर्क हुआ होता है तो उसमें छूटना मुश्किल होता है। इससे पहले भी भत्ते के केस में सज़ा याफ्ता है ना, तो सज़ा याफ्ता इसी तरह है ना कि जेन्युइनली पकड़ा गया होगा, जेन्युइन केस हुआ। और ये जो असला मिला है, ये जो मोबाइल फोन्स मिले, ये सब चोरी के होंगे, ये भी असला भी छीना हुआ होगा, इनका अपना नहीं होगा? डेफिनेटली छिना हुआ होगा। इसमें एक तो पिस्टल, ब्लस्टर पिस्टल है, ब्लस्टेड है। अच्छा, ये सब छीना भाई, ये भी असला वगैरह छीना है, लोगों का छीना है? नहीं सर, ये सुल्तान ने दिया। ये सुल्तान कौन है? सर ये तीसरा कारकुन। तीसरा कारकुन है। बिल्कुल जी, आपके सामने ही है। चले काशिफ साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने इस कार्रवाई में हमें शामिल किया, और इस तरह की कार्रवाई आप लोग तो खैर करते रहते हैं। आज हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाई किस तरह आप लोग काम करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये था आज का मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम हमने आप लोगों को दिखाया, इन नासूरों का चेहरा बेनकाब किया, और देख लें इन लोगों का चेहरा, जितना हो सके इसको वायरल करें, ताकि जब ये बाहर आए ना तो ये लोग अपना मुंह छुपाते फिरें कि ये हम लोगों ने क्या किया था। ये आप लोगों ने इसको वायरल करना है ताकि जो और लोग हो ना जो ये करने का सोचें, उनको पता हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा बेनकाब होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।